हाय गाइज, मैं विवेक आप सबका स्वागत करता हूँ पॉइंट टू पॉइंट एकेडमी में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था रेजिस्टेंस इन सर्किट, हम रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन सीरीज, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल इन सेम सर्किट, ये सब कुछ टॉपिक हम देख चुके थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा मतलब क्या है कि देखिए, अगर मैं कोई एक सर्किट बना रहा हूँ, यहाँ पे मेरा ये पॉजिटिव हो गया, ये मेरा नेगेटिव हो गया, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, ये मेरा कंडक्टर है, ये मेरा कंडक्टर है। अगर कोई एक मेटेलिक कंडक्टर है या फिर जिसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है इस कंडक्टर के थ्रू, तो कभी कभी क्या होता है कि अगर इस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी या फिर रेजिस्टेंस में आर इंक्रीज कर दे रहा हूँ, ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाए, या एकदम से ऐसा कोई कंडक्टर यहाँ पर ला दूं जहाँ का जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा हाई हो, तो उस टाइम पे क्या होगा, जितने भी सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये जितना भी यहाँ से एनर्जी, इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिसिटी जो भी फ्लो हो रहा है, वो किस फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगा, तो वो हमारे वो जो एनर्जी है वो सब कुछ हीट के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, यानी कि डिसिपेट हो जाएगा, और यहाँ के आसपास का इसका एटमॉस्फेयर ये पूरा गर्म हो जाएगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो इसी को बोला जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आइए इस चीज को हम समझते हैं। तो डिफाइन करना चाहूँ इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को, तो मैं इस तरह से डिफाइन कर सकता हूँ। इफ एन इलेक्ट्रिक circuit, if an electric circuit is purely resistive, then the source of energy get dissipated entirely in the form of हीट। इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं, और इसी को बोला जाता है क्या, एंड दिस इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज हीटिंग effect of electric current। तो जो ये हीटिंग इफेक्ट है कि किसी भी सर्किट के थ्रू या फिर किसी भी कंडक्टर के थ्रू अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो उसमें एक हीट जनरेट होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब जो ये इफेक्ट है, फिनोमिना है साइंस में, या इस चैप्टर की बात करें इलेक्ट्रिसिटी में, तो ये फिनोमिना जो है ये किसने दिया था? तो किसने दिया था, तो हम एक नाम सुनते हैं, जूल्स। एक हमारे जूल्स साइंटिस्ट थे जो हम पढ़ते हैं, जूल्स लॉ, उन्होंने ये इफेक्ट किया था। और इस इफेक्ट का बहुत ज्यादा यूज भी होता है। कहाँ कहाँ यूज होता है? इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज होता है, इलेक्ट्रिक हीटर में यूज होता है, और गीजर की बात करते हैं, और गीजर बहुत ज्यादा ऐसे एप्लायंसेस होते हैं घरों में या फिर इंडस्ट्री में भी, तो वहां पे हम यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक प्रेस में भी यूज करते हैं। और देखिए, तो इसका तो बहुत ज्यादा यूज भी है, यानी कि एडवांटेज है, और डिसएडवांटेज क्या है तो वो भी हम अभी देखेंगे। तो इसमें कुछ, अगर मैं ये थ्योरी की बात करूं, तो अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ, तो इफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेसिस्टिव, मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होना चाहिए, प्योरली रेसिस्टिव। प्योरली रेसिस्टिव का मतलब क्या है, जो इसमें
करंट कैरिंग कंडक्टर लगा हुआ है, जो इसमें करंट कैरिंग कंडक्टर, ये जो कंडक्टर इसमें लगा हुआ है वो आपका कैसा होना चाहिए, वो प्योरली रेसिस्टिव मटेरियल होना चाहिए। देन द सोर्स ऑफ एनर्जी गेट डिसिपेटेड entirely in the form of heat and this effect is called as heating effect of electric current। मतलब क्या है, अगर ये प्योरली रेसिस्टिव है, रेसिस्टिव मटेरियल है, तो क्या होगा, जहाँ ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये पूरा का पूरा जो एनर्जी है इलेक्ट्रिक फॉर्म में जो यहाँ से पास आउट हो रहा है, सब कुछ डिसिपेट हो जाएगा। डिसिपेट का मतलब क्या है कि सब कुछ पास आउट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। और कहाँ पे होगा ये, तो यहीं पे इसके चारों तरफ, जिसे हम क्या कहते हैं एटमॉस्फेरिक या फिर सराउंडिंग बोल सकते हैं। अब इसमें कुछ ये तो थ्योरी हो गया। अगर कुछ न्यूमेरिकल की बात करते हैं तो एक यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं क्या इसमें, तो उसके लिए हम उस फॉर्मूले को हम जनरेट करेंगे, तो उसके लिए छोटा सा एक डेरिवेशन है, वो भी हम कर सकते हैं। एक्चुअली हम फॉर्मूला जो पढ़ते हैं हमेशा याद रखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में कि कितना इफेक्टिव हो रहा है किसी सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, कितने टाइम के लिए हो रहा है, कितने टेम्परेचर पे हो रहा है, और कैसा रेजिस्टेंस है, और कितना करंट वोल्टेज कितना है उसमें। तो ये सब कुछ जब हम देखते हैं उसके साथ तो एक रिलेशन फाइंड निकलता है, और वो क्या होता है हमारा H=I²RT। तो ये हम देखते हैं कि ये आता कहाँ से, ये तो है एक फॉर्मूला है, तो ये तो कहीं ना कहीं से तो आया होगा, तो इसे हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसका छोटा सा एक डेरिवेशन है वो देखते हैं। तो देखिए, अगर मैं पावर की मैं बात करता हूँ, सिंपल से मैं पावर की बात कर रहा हूँ। देखिए, अगर कहीं पे भी ये इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है। तो मूव हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे एक फोर्स है, जिसे हम बोलते हैं ना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि एक बैटरी सप्लाई एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, तभी तो ये मोशन में आ रहा है इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब क्या है कि फोर्स भी आ गया मेरे पास, और यहाँ पे क्या है, मोशन भी आ गया। अगर मोशन और फोर्स आ गया तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन जब मूव हो रहा है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, एक डिस्टेंस कवर कर रहा है फोर्स के साथ, तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि कुछ ना कुछ ये वर्क डन किया होगा, कुछ ना कुछ ये वर्क डन किया होगा। अगर ये कुछ ना कुछ वर्क डन किया होगा तो कुछ ना कुछ इसमें एनर्जी लगी हुई भी, एक एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ से। अगर एनर्जी लगा होगा तो इस एनर्जी को अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूं, या फिर वर्क ही है, इस वर्क को जो वर्क डन हो रहा है कुछ टाइम में हुआ होगा, कुछ टाइम में हुआ होगा, तो यहाँ पे एक पावर भी, कुछ पावर भी आ गया, जो हम 9th में पढ़ के आते हैं क्या कि वर्क डन अपन में टाइम इक्वल टू पावर होता है। तो इस वाले सर्किट में, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में अगर देखा जाए तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि पावर आया तो आया कहाँ से इसमें। अब देखते हैं इसी पावर का यूज करेंगे हम इस फॉर्मूले का डिराइव करने में। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो P इक्वल टू, P से मतलब पावर, P इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, वर्क डन, जो हम 9th में पढ़ के आ चुके हैं, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। 9th क्लास में हम पढ़ के आ चुके हैं कि पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। अगर कोई वस्तु या फिर कोई हम भी कोई काम कर रहे हैं तो हमारी क्षमता जो होती है वो कैसे डिनोट करती है, तो हम पढ़ के आ चुके हैं जो पावर होती है। जो चैप्टर क्या था हमारे 9th क्लास में जहाँ पे हम लोग ये पढ़े थे, वो था हमारा था वर्क एनर्जी एंड पावर। चैप्टर 9 आता है, 9 होता है 9th क्लास में अगर देखा जाए तो देखिए, अगर पावर इक्वल टू वर्क डन अपन में टाइम हो रहा है, तो मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ, ये लिख लूंगा, पावर इक्वल टू वर्क डन अपन में टाइम है, चेंज कर लेता हूँ मार्क का। तो हम एक चीज और भी क्या देखते हैं कि वर्क डन, वर्क इक्वल टू एनर्जी हम पढ़ते हैं, यानी कि ये हम पढ़ के आ चुके हैं पहले से, इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि कैसे होता है। वर्क इक्वल टू एनर्जी बोल सकते हैं या फिर एनर्जी इक्वल टू वर्क बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक चीज और भी क्या लिख सकता हूँ, पावर इक्वल टू, मैं वर्क डन की जगह यहाँ पे सिर्फ एनर्जी लिख सकता हूँ, ENERGY, एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख लूंगा, P इक्वल टू E अपन में T या फिर T ऐसे लिख सकता हूँ। बेटर ऑप्शन ये है कि हम इसे ऐसे लिखते हैं। अब देखिए क्या होगा, अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी की टर्म में देखता हूँ, तो जो मेरा एनर्जी है वो क्या है, यहाँ पे हीट है ना। इस हीट एनर्जी को मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ,
हाँ, यहाँ से अगर मैं आगे देखूं, एनर्जी इक्वल टू टाइम, हम ये भी लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पे हम दोबारा से देख लेते हैं, इसको याद रखिएगा, ये भी काम आएगा अभी। तो P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मेरे पास एक क्या फॉर्मूला होता है कि इससे पहले जब हम वोल्टेज के टर्म में जब पढ़ रहे थे, तो वोल्टेज इक्वल टू हमने क्या देखा था कि वर्क डन डिवाइडेड बाय वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड एज वोल्टेज। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में पढ़ चुके थे, तो पावर इक्वल टू यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं वर्क डन यहाँ से निकालना चाहूँ तो वर्क डन इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा V मल्टीप्लाई बाई क्यू, V मल्टीप्लाई बाई क्यू। अब मैं यहाँ से लिखना चाहूँ तो वर्क की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ V मल्टीप्लाई बाई क्यू और डिवाइडेड बाई ये टाइम तो है ही पहले से। तो मैं अब इसको और आगे सॉल्व करूँ तो P इक्वल टू मेरे क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो V और मैं ये भी लिख सकता हूँ Q डिवाइडेड बाई टाइम। और मैं एक चीज जान चुका हूँ, पहले ही हम पढ़ के आ चुके थे कि चार्ज पर यूनिट टाइम पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो I इक्वल टू हम पढ़ के आ चुके हैं कि Q डिवाइडेड बाई टाइम होता है। तो मैं यहाँ से फिर इस यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ V मल्टीप्लाई बाई I। तो मैं एक फॉर्मूला क्या जानता हूँ कि मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया कि P इक्वल टू वी आई। मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया, सॉरी, वी आई। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, ये भी पावर का एक फॉर्मूला होता है। तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है ये भी आप लोग देख सकते हैं, P इक्वल टू वी आई। उसी तरह से मैं अगर और आगे देखूं कि इसको और कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसे इस साइड में ले लेता हूँ, इस साइड मेरे पास स्पेस है तो मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। तो P इक्वल टू, एक मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ से मैं और सॉल्व करूँ तो P इक्वल टू वी आई है। यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, V, यहाँ से मैं एक चीज लिख सकता हूँ कि V इक्वल टू आई आर। ये हम जानते हैं, कैसे जानते हैं, तो ये हमारा ओम्स लॉ से आता है। ओम्स लॉ हमारा क्या बताता है कि V इक्वल टू आई आर। तो मैं यहाँ पे P और V की जगह पे मैं आई आर लिख सकता हूँ, तो I इंटू में R, और ये I पहले से है, तो P इक्वल टू आई स्क्वायर R आ चुका है पहले से। तो ये हमारा एक सेकंड फॉर्मूला हो गया। अब अगर इसको और सॉल्व करूं मैं, अब अगर मैं इसको और सॉल्व करना चाहूं तो मेरे पास क्या आ सकता है, कुछ नहीं आएगा। ये मेरे एक सेकंड फॉर्मूला हो गया। तो ये इसी दोनों फॉर्मूला का मैं, ये फर्स्ट फॉर्मूला, ये फर्स्ट था, ये सेकंड, ये भी पावर का फॉर्मूला है, ये भी पावर का फॉर्मूला है। तो इन्हीं दोनों फॉर्मूला का यूज करके मैं और आगे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास से एनर्जी हीटिंग इफेक्ट आ जाएगा, जो हम ये शुरू में लेके आना चाहते। तो मैं यहाँ से और इसको सॉल्व करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं पावर इक्वल टू, मैं ये लिख सकता हूँ ना, वर्क अपॉन में टाइम। तो मैंने एक यहाँ पे शुरू में ही आपको बताया था कि वर्क डन को मैं एनर्जी भी लिख सकता हूँ यहाँ से। तो मैं यहाँ से P इक्वल टू और जी वाई, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, ये भी लिख सकता हूँ। तो जब मैं इस तरह से ये लिख सकता हूँ तो P इक्वल टू में एनर्जी, लेकिन यहाँ पे देखिए अगर मैं एनर्जी की बात करता हूँ तो एक हीटिंग, जब इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो एनर्जी जो होता है वो क्या, किस फॉर्म में होता है, तो हीट के फॉर्म में होता है। इलेक्ट्रिसिटी में हीट के फॉर्म में हो गया, तो मैं हीट अपॉन में टाइम लिख सकता हूँ यहाँ पे। अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूँ तो P इक्वल टू H डिवाइडेड बाई टाइम आ सकता है, यहाँ से लिख सकता हूँ मैं। जब मैं ये लिख सकता हूँ तो फिर मैं यहाँ से H निकालना चाहूंगा तो मेरे क्या हो जाएगा, P मल्टीप्लाई बाई T, और H इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैं पावर की वैल्यू यहाँ से उठा के रख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पे मेरा I स्क्वायर ये था, इसे P की वैल्यू में पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, R मल्टीप्लाई बाई T। तो यहाँ से मेरा ये जो फॉर्मूला जो हमें निकालना था, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर टी। यही होता है जो हमारा बताता क्या है कि किसी भी कंडक्टर में कितना हीट डिसिपेट होगा जब वो कंडक्टर प्योरली रेसिस्टिव होगा।
हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी फॉर्मूले से हम लोग निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो 3 फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूले 2 और ये 3, ये तीनों फॉर्मूले बहुत ही ज्यादा काम आने वाले हैं आपके जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जब मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो आगे जाते हैं, आगे देखते हैं कि इसमें और क्या हमें पढ़ने वाला है। तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज समझ आ गया होगी कि ये फॉर्मूला आया तो आया कहाँ से। तो हम और देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या क्या हमें देखना है। ये तो आपको समझ आ ही गया। अब देखते हैं जूल्स लॉ क्या कहता है। जूल्स लॉ, जूल्स नहीं बताया था, तो जूल्स लॉ के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये फॉर्मूला आया हमारे पास H = I² RT। तो जूल्स लॉ क्या कहता है, जूल्स लॉ स्टेट दैट और क्या क्या कहता है। पहला चीज ये कहता है कि हीट dissipate by a conductor is directly proportional to current इस फॉर्मूले से हम बोल सकते हैं, देख रहे हैं ना, H जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I भी है, और इसी से हम ये भी बोल सकते हैं कि हीट डिसिपेट बाय अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। और इसी तरह से हम ये भी बोल सकते हैं कि हीटिंग इफेक्ट बाय अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर अ करंट फ्लोइंग। ये तीन जूल्स लॉ स्टेट करता है, जूल्स लॉ हमें बताता है। तो इस हिसाब से मैं यहाँ पे एक चीज और लिख सकता हूँ कि डिजायर इफेक्ट ऑफ हीटिंग इन अ कंडक्टर। इस हिसाब से हम बोल सकते हैं, पहला क्या है कि अगर हम डिजायर्ड इफेक्ट मतलब क्या होता है कि इसका एडवांटेज देखा जाए तो एडवांटेज किस में होता है, इन इलेक्ट्रिक बल्ब में इसका यूज किया जाता है। हीटिंग इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रिक बल्ब भी ग्लो होता है। दूसरा क्या है आपका गीजर, इलेक्ट्रिक गीजर की मैं बात करता हूँ। गीजर आई थिंक स्पेलिंग थोड़ी सी आप लोग मैच कर सकते हो। दूसरी बात है यहाँ पे इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन जो होता है प्रेस करने वाला, कपड़े प्रेस करने वाला, ये बहुत सारे जो अप्लायंसेस होते हैं हम यहाँ पे ETC लिख लेते हैं कि और भी बहुत सारे अप्लायंसेस जो होते हैं उसमें हम इस इफेक्ट का यूज करते हैं। अगर मैं इसका डिसएडवांटेज का बात करता हूँ, डिजायर इफेक्ट तो हो गया, डिसएडवांटेज की मैं बात करता हूँ, यही चीज होता तो है हर जगह ही होगा। अगर डिसएडवांटेज की मैं बात करता हूँ तो कहाँ पे डिसएडवांटेज देखेंगे, डिसएडवांटेज इस इफेक्ट का डिसएडवांटेज भी तो होगा। हर चीज के डिसएडवांटेज और एडवांटेज दोनों होते हैं। एडवांटेज में तो हम इस चीज का यूज करते हैं तो हमारे बहुत सारे अप्लायंसेस वर्क करते हैं। अगर डिसएडवांटेज में देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा नुकसान भी होता है। पहला जो होता है आपका फ्रिज में होता है, घर में जो फ्रिज लगे होते हैं उसमें हीटिंग इफेक्ट होता है, लेकिन हमें क्या चाहिए वहाँ पे अनडिजायरेबल इफेक्ट होता है ना। हमें क्या चाहिए वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पे फ्लो हो रहा है, लेकिन अगर वहाँ पे ये चीज हमारे लिए डिसएडवांटेज की तरह काम करे, ये जो इफेक्ट है फ्रिज हो गया आपका,
और हम क्या देख सकते हैं, फ्रिज भी हो सकता है और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैंने बता दिया आपको, फ्रिज होता है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो देखिए, तो ये होता है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आई थिंक ये चीज सबको समझ आ गई होगी, इससे ज्यादा हमें कवर नहीं करना है इसमें। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है, और बल्ब में फिलामेंट कैसे बने होते हैं, और इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, फ्यूज किस लिए यूज किया जाता है, फ्यूज किस लिए यूज करते हैं सर्किट में, और उसके अंदर जो मटेरियल लगा होता है किस। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिक बल्ब की, जो पहले वाले बल्ब आते थे ना येलो कलर के, वहां पे उसकी बात कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक बल्ब की अगर बात करता हूँ, इलेक्ट्रिक बल्ब की अगर मैं बात करता हूँ, तो इलेक्ट्रिक जो बल्ब होता है उसमें क्या होता है, उसका जो फिलामेंट होता है, तो इसके मैं कुछ पॉइंट्स लिख देता हूँ। तो फिलामेंट अगर मैं बात करता हूँ, फिलामेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना ही हो पढ़ना है इसमें। फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब जो बना होता है टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन। अब ये देखिए टंगस्टन का ही क्यों बना होता है, तो इसका दो रीजन है। पहला रीजन ये है, इट डज नॉट गेट ऑक्सीडाइज ऑन हायर टेम्परेचर। मतलब क्या है इसका, कि अगर ये फिलामेंट जो टंगस्टन का मटेरियल है, मतलब क्या है, कोई ना कोई एक मटेरियल है, और मटेरियल हमेशा हम जानते क्या है, मेटल नॉन मेटल जो भी हो, तो अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाता है तो वो, और टेम्परेचर के साथ जैसे ही वो उसका टेम्परेचर हायर होता है तो उसके अंदर एक ऑक्सीडाइज रिएक्शन होता है। जो ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है, उसके ऊपर एक तरह से किसी और चीज की परत चल जाना, या फिर हम बोल सकते हैं एक तरह से कोरोजन हो जाना। तो वो कोरोजन भी नहीं होता, और क्या होता है, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज हाई। कितना होता है, तो हम 3200 डिग्री सेल्सियस, इतना ज्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। इस वजह से हम इसका यूज करते हैं। और इट्स हैज हाई रेसिस्टेंस। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है, कुछ प्रॉपर्टी होती है, इस वजह से हम टंगस्टन का बल्ब में यूज करते हैं। और देखिए, अगर मैं इनर्ट गैस की मैं बात करता हूँ, तो इसमें कुछ गैसेस भी भरी होती हैं, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कौन कौन से गैसेस भरी होती हैं। तो देखिए, तो इनर्ट, तो इसमें गैस कौन सी भरी होती है, तो इनर्ट गैसेस आर filled like argon and हीलियम। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्या होती हैं, नेचर में इनएक्टिव गैसेस होती हैं, इनएक्टिव गैसेस होती हैं ये। ठीक है, इस वजह से इसके अंदर फिल होते हैं। और क्यों फिल होता है, तो देखिए, पहला रीजन ये है इसका फिल होने का रीजन ये है कि ये क्या करती है, ये अगर फिल नहीं होगी तो ये क्या होगा, जो टंगस्टन है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अगर ऑक्सीडाइज हो गया तो इसका मतलब वो बहुत ही जल्दी कोरोड हो जाएगा, उसके अंदर जंग लग जाएगा। जंग लग गया तो फिर उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, अगर पास नहीं होगी तो फिर वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट नहीं होगा, और फिर वो ना ही हीट डिसिपेट कर पाएगा और ना ही लाइट डिसिपेट कर पाएगा। इस वजह से उसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है, आर्गन और हीलियम भरी होती है। इन जो कि नेचर में क्या होते हैं, इनएक्टिव गैस होती है, जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, कितना भी टेम्परेचर उसका इंक्रीज कर लो, बहुत ही ज्यादा इनएक्टिव गैसेस होती है। तो ये तो हो गया हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब। और छोटा सा एक टॉपिक है वो हम देख लेते हैं, जल्दी से। और छोटा सा क्या टॉपिक है, हाँ, फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज हम क्यों यूज करते हैं, तो इट इज
used in a circuit to avoid short circuit of an electric appliances. It act as a circuit breaker. एक्ट एज अ सर्किट ब्रेकर, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज क्यों करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, ताकि हमारे जो अप्लायंसेस है उसमें शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। शॉर्ट सर्किट क्यों हो सकता है कभी कभी इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक सर्किट में डिजायर जो वोल्टेज है या फिर जितना वोल्टेज आना चाहिए या फिर जितना करंट आना चाहिए उससे ज्यादा आ जाए, तो हम क्या करेंगे वहां पे इलेक्ट्रिक सर्किट यूज करते हैं। वो कैसे काम करता है, एक तरह से सर्किट ब्रेकर की तरह। अगर ज्यादा वोल्टेज आ गया, मान लीजिए कोई अप्लायंसेस है उसका रेटेड क्या है 220 वोल्ट एंड 5 एम्पियर पे वो काम करता है, ये उसका रेटेड, ये उसके ऊपर रेटिंग है। अब मान लीजिए कि उस सर्किट में 220 से ज्यादा वो 200 अगर 40 भी आ गया, 240 वोल्ट भी आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इतना वो अप्लायंसेस एडजस्ट कर पाते हैं। बट अगर उसमें 280 वोल्ट आ गया या फिर एकदम से उसमें 10 एम्पियर का करंट आ गया, 10 एम्पियर का करंट आ गया, तो तब क्या होगा, उसमें शॉर्ट सर्किट होगी और हमारा जो अप्लायंसेस इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस वो खराब हो जाएगा। तो आप देखिए जो दूसरा इसमें पॉइंट लिखना है वो क्या पॉइंट देखना है हमें कि इसका जो मटेरियल होता है वो किससे बना होता है। इट इज मेनली मेड of pure tin। क्यों बना होता है, क्योंकि देखिए प्योर टिन जो होता है उसका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस भी थोड़ा कम ही होता है, इतना ज्यादा नहीं होता है, बहुत कम होता है। और दूसरा बात ये है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, तो हल्का सा भी उसमें रेजिस्टेंस करंट की वैल्यू या फिर वोल्टेज इंक्रीज होगा तो जल्दी से वो हीटिंग इफेक्ट के कारण वो जल्दी ही मेल्ट हो जाएगा और सर्किट को ब्रेक कर देगा। इस वजह से प्योर टिन का यूज करते हैं। और दूसरा चीज होता है या तो प्योर टिन यूज कर सकते हैं या फिर कॉपर अलॉय ऑफ, या फिर हम ये यूज करते हैं अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, कॉपर एंड टिन। ये हमारा हो गया। और ये तीसरा पॉइंट, इट इज ऑलवेज connected in series in a circuit। आई थिंक आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी। तो अब इसमें छोटा सा एक टॉपिक है वो भी हम देख ही लेते हैं, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। छोटा टॉपिक क्या है वो देखते हैं। देखिए हम बहुत कुछ जान चुके हैं, तो अब देखते हैं इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक पावर, ये तो पहले भी अभी मैं जस्ट पहले ये भी थोड़ा देर पहले बता चुका हूँ इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। तो पावर इक्वल टू इलेक्ट्रिक पावर क्या होगा, वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम। अगर मैं इलेक्ट्रिक पावर को इस टर्म में निकालना चाहूँ तो ये मेरा हो जाएगा कुछ वर्क डन की जगह में, अगर पावर का फॉर्मूला भी पहले हम पढ़ के उसी को हम यूज कर लेते हैं, वी आई। तो P इक्वल टू वी आई हो सकता है या फिर P इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी हो सकता है, ये भी हो सकता है। या फिर हम एक और फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लेंगे, क्या, P इक्वल टू, यहाँ पे मैं V इक्वल टू आई आर होता है, तो मैं यहाँ पे I की जगह पे V डिवाइडेड बाई R लिख सकता हूँ। R यहाँ से मैं, तो यहाँ पे I की जगह पे मैं ये अगर वैल्यू पुट करता हूँ तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर नीचे दोनों का स्क्वायर होगा। अब P इक्वल टू यहाँ से मेरा ये आ जाएगा V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई R मल्टीप्लाई बाई T। तो P इक्वल टू हो जाएगा मेरा ये एक R से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो V
P अपन में R T। तो एक फॉर्मूला ये भी होता है हमारा V स्क्वायर अपन V स्क्वायर R T, V स्क्वायर अपन R और T यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर नहीं होता है, यहाँ पे हम टाइम को डिनोट करते हैं। तो पावर, इलेक्ट्रिक पावर यही होता है आपका। बस ये आई थिंक ये चीज समझ आ गया होगा, छोटा सा डेरिवेशन होता है। तो 3 फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये इसी के ऊपर पूरा का पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक बचा है वो है हमारा कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब घरों में जो बिजली आती है वो किस तरह से आती है और किस फॉर्म में आती है। तो हम यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो देखिए जो हम घरों में बिजली बिल आता है कि कितना यूनिट हमने यूज किया है, कैसे कैलकुलेट होता है। तो देखिए क्या होता है, हम एनर्जी का ही तो पैसे देंगे, जितना एनर्जी हम यूज करेंगे उसी का पैसे देंगे। तो देखा जाए तो देखिए उसका जो एनर्जी होता है, अगर P इक्वल टू मैं यहाँ पे E डिवाइडेड बाई टाइम लिखता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं कि एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम, क्योंकि वर्क डिवाइडेड बाई टाइम हो सकता है तो एनर्जी इक्वल टू वर्क होता है, वर्क डिवाइडेड बाई टाइम हो सकता है तो एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम भी हो सकता है। तो एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा मेरा P मल्टीप्लाई बाई टाइम, और एनर्जी इक्वल टू मैं पावर का क्या फॉर्मूला लिख सकता हूँ, पावर का फॉर्मूला होता है हमेशा वाट होता है। पीछे पावर के टर्म में मैंने नहीं बता पाया था, तो यहाँ पे लिख लीजिए पावर का जो यूनिट होता है, पावर का ऐसा यूनिट जो होता है वो होता है आपका वाट होता है। तो एनर्जी इक्वल टू हो गया हमारा W इंटू में T, सॉरी अगर मैं यूनिट की बात करता हूँ तो इसका वाट हो जाएगा मेरा, और इसका क्या हो जाएगा मेरा टाइम हो जाएगा। अगर मैं अब तो ये हो सकता है, और एक और दूसरा क्या फॉर्मूला हो सकता है, तो एनर्जी इक्वल टू हो सकता है मेरा, एनर्जी इक्वल टू हो सकता है किलोवाट और मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो टाइम का जो यूनिट होता है, सॉरी यहाँ पे आवर होना चाहिए, हाँ तो आवर होता है। तो एनर्जी इक्वल टू होता है हमारा किलोवाट आवर। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले का भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो हम जो बिजली बिल आता है हमारा वो किस में आता है, जो एनर्जी हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के में एनर्जी तो यूज करते हैं, उसी के तो पैसे देंगे। तो एनर्जी किस फॉर्म में होता है, उसका यूनिट क्या होता है किलोवाट आवर। तो हम यहाँ पे यही पढ़ रहे थे कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी का कमर्शियल यूनिट जो होता है वो किस फॉर्म में नापा जाता है, तो किलोवाट आवर। और यहाँ पे आप लोग ये भी देख लीजिए, 1 किलोवाट आवर की मैं बात करता हूँ, 1 किलोवाट आवर की मैं बात करता हूँ तो इसमें होता है आपका 1000 वाट आवर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपका कोई, अगर मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, अगर वो 1000 वाट आवर होता है तो इसका मतलब होता है आपका 1 यूनिट बिजली आपने यूज कर लिया है। कैसे, तो अगर मैं बात करूँ तो एक इलेक्ट्रिक बल्ब जो है मेरा, वो इलेक्ट्रिक बल्ब, अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, इलेक्ट्रिक बल्ब जो है मेरा वो अगर 220 वोल्ट का है, 220 वोल्ट और 10 एम्पियर वो करंट ड्रॉन करता है, ये एग्जांपल मान के चलते हैं। तो क्या होगा, अगर मैं इसका इस टर्म में इसका एनर्जी निकालूं कि कितने बिजली ये इसको चाहिए, तो देखिए कैसे निकालूंगा मैं। 1 किलोवाट आवर एनर्जी इक्वल टू क्या होता है मेरा किलोवाट आवर। तो पावर निकालना पड़ेगा मुझे पहले इनमें से, तो P इक्वल टू V I होता है। तो V वोल्टेज दे रखा है मेरा, करंट भी दे रखा है। तो P इक्वल टू मेरा यहाँ से आ जाएगा 220 मल्टीप्लाई बाई 10। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो 2200 मेरे पास पावर आ गया। तो P इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया 2200 और वाट आ गया। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि इतने, ये मेरा बल्ब है, इस बल्ब को मैं कितने घंटे यूज करता हूँ, इस बल्ब को मैं यूज करता हूँ लगातार, मान लीजिए टोटल एक दिन में टोटल मेरा जो यूज हो गया ना इस बल्ब को, तो 2 आवर मैं बात करता हूँ, तो एक दिन में 2 आवर्स इसका मैंने यूज कर लिया टोटल। लगातार तो यूज करेंगे नहीं, थोड़ी देर पे हम बंद भी कर सकते हैं, या फिर शाम के टाइम जब तक हम सोते नहीं तब हम जब यूज करते हैं तो 2 आवर्स लगभग हाँ इतने तो कर ही लेंगे।
तो अगर मान लीजिए 2 आवर से इसको लगातार मैं यूज कर रहा हूँ तो मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा वो कितना आएगा, पावर इक्वल टू किलोवाट आवर होता है। तो यहाँ पे मैं एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी इक्वल टू किलोवाट आवर। तो इसका मतलब क्या है, पावर चाहिए था हमें। तो यहाँ से मैं एनर्जी इक्वल टू पावर निकल चुका है मेरा 2200 मल्टीप्लाई बाई कितने आवर के लिए, तो 2 आवर के लिए। तो एनर्जी इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 400 ये मेरा किलो वाट आवर में ये मैंने इलेक्ट्रिसिटी हमने इतनी एनर्जी हमने यूज की है। अगर इतनी एनर्जी यूज की है तो हम जानते क्या है कि 1000 वाट आवर जो होता है, सॉरी ये वाट आवर आएगा, 1000 वाट आवर जो हमारा होता है 1 यूनिट के बराबर होता है। 1 यूनिट के बराबर होता है। जब 1 यूनिट के बराबर ये 1000 वाट आवर आता है, ये यूनिट है 14 नहीं है, ये क्या है मेरा यूनिट है। तो 1 यूनिट के बराबर होता है तो मेरे पास कितना है, तो 1400 है। हाँ, तो मैं अगर यहाँ से मैं निकालना चाहूँ तो 1 वाट आवर मेरे किसके बराबर हो जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाय 1000 वाट आवर के बराबर हो जाएगा। तो मेरे पास है कितना, इतना यूनिट के बराबर हो जाएगा ये, सॉरी। तो मेरे पास कितना है, तो इतना है 4400 वाट आवर है। तो इतना वाट आवर कितने यूनिट के बराबर होगा, तो इसको हम मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4400 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 1000 वाट यूनिट के बराबर आ जाएगा। अगर मैं इसको और आगे सॉल्व करूँ यहाँ पे, इसको मैं आई थिंक आप लोगों को यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, तो मैं यहाँ से इधर लिख देता हूँ, इसी को मैं आगे लिख दूँ यहाँ पे। तो मैं क्या जानता हूँ कि 1000 वाट आवर जो होता है 1 यूनिट के इक्वल होता है। तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ 1 वाट आवर जो हो जाएगा मेरा 1 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई बाई डिवाइडेड बाई 1000 वाट आवर हो जाएगा। अब मेरे पास है कितना, तो 4400 वाट आवर होगा, ये यूनिट होगा, ये यूनिट के बराबर। तो 4400 वाट आवर है। तो अगर मैं इसको यूनिट में कन्वर्ट करूँ तो मैं क्या करूँगा, इससे मल्टीप्लाई कर दूँ, मल्टीप्लाई बाई 4400। अगर मैं इसको और सॉल्व करूँ यहाँ पे, इस चीज को मैं यहाँ पे आगे सॉल्व कर रहा हूँ, आगे इस चीज को मैं पूरा आगे सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे क्या आ जाएगा, ये मेरा टोटल आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 4400 है, 4400 है। तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो यूनिट आएगी वो कितना है, 4.4 आवर, 4.4। यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास इतना यूनिट हमने बिजली यूज करी है, कितने घंटे में, 2 घंटे में। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास कोई एक बल्ब है जिसका रेटिंग क्या है 220 वोल्ट है वो, और एम्पियर कितना लेता है, तो 10 एम्पियर। यानी कि पावर कितना हो गया उसका, तो पावर हो गया मेरे यहाँ पे 2200 वाट यहाँ पे पावर हो गया। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं इतने पावर 2 घंटे तक यूज करता हूँ, टोटल 2 घंटे तक इतना पावर में यूज करता हूँ, तो मेरे जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन हो जाएगा वो कितना वाट आवर में होगा। तो एनर्जी का ही कंजप्शन होता है, एनर्जी का ही पैसे देने होते हैं हमें। तो एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा, हम यहाँ पे हम जब कैलकुलेट करेंगे इसमें वैल्यू पुट करके, एनर्जी इक्वल टू क्या होता है हमारा, किलो वाट आवर। तो किलो वाट यानी कि पी और टाइम, पी इंटू टाइम हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर एनर्जी पी इंटू टाइम, तो यहाँ पे भी मैं यही करूंगा, ये मेरा पावर हो गया, ये मेरा टाइम हो गया। तो एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, 4400 वाट आवर। अब मैं जानता क्या हूँ कि 1 किलो वाट आवर इक्वल टू 1000 वाट आवर होता है। इसका मतलब 1 यूनिट, यानी कि अगर मैं 1000 वाट आवर के बराबर मेरा 1 यूनिट है, तो 1 वाट आवर के बराबर 1 डिवाइडेड बाई 1000 यूनिट हो जाएगा। और इतना मेरे पास वाट आवर, मेरे पास एनर्जी मैंने कंज्यूम की है, तो कितने यूनिट हो जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 400। जब इसको डिवाइड करके हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो यूनिट आएगा वो आ जाएगा हमारा 4.4 यूनिट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने कोई एक बल्ब यूज किया है जिसका रेटिंग इतना और इतना है, यानी 220 वोल्ट 10 एम्पियर, और 2 घंटे के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो उसमें जो बिजली यूनिट जो खत्म हो, जो बिजली वो लेगा, वो कितना लेगा, तो 4.4 यूनिट हम वहाँ पे यूज कर लेंगे। तो आई थिंक ये आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं। तो
वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए वीडियो को। और भी अगर आपको बहुत सारे वीडियो ऐसे देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। इससे भी पहले वाले पार्ट जो होगा आप इसके प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए।